हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट मैथ में गणितीय शब्दावलियाँ, यानी खास रूप से जोड़ और घटाना से संबंधित गणितीय शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, जिससे प्रश्न सीटेट में बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, गणितीय शब्दावलियों की बात करें तो जो प्रश्न बनता है वह बनता है तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक जमा। फिर जो प्रश्न बनता है वह है तुलनात्मक घटा। जो अगला प्रश्न बनता है वह बनता है व्यवकलित जमा। फिर व्यवकलित पांचवा नंबर जो होता है वह होता है समुच्चयन, और छठे नंबर पे आता है संवर्धन। देखिए, यह महत्वपूर्ण कुछ गणितीय शब्दावलियां हैं, जैसे तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, समुच्चयन और संवर्धन। तो आइए बारी बारी से समझते हैं कि तुलनात्मक जमा क्या है, तुलनात्मक घटा क्या है, व्यवकलित जमा क्या है, व्यवकलित घटा क्या है, समुच्चयन क्या है और संवर्धन क्या है ना। चलिए, तो पहले नंबर पे हम लेंगे, नाम क्या है, तुलनात्मक जमा ना। देखिए, सीटेट में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। देखिए, तुलनात्मक जमा किसे करते हैं, यानी पहला नंबर तुलनात्मक जमा। देखिए, तुलनात्मक जमा किसे कहा जाता है, जब कहा जाए कि जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु अधिक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक जमा कहते हैं ना। यानी इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए, नोट कर लीजिए, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है ये। जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु अधिक हो तो उसे तुलनात्मक जमा कहते हैं। यानी जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं, तुलनात्मक जमा कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, अगर कहा जाए जैसे में राम के पास श्याम से 2 पेन अधिक है, 2 पेन अधिक है। देखिए क्या हुआ, जब यह कहा जाए कि राम के पास श्याम से 2 पेन अधिक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तुलनात्मक जमा कहेंगे ना। फिर से, जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक जमा कहते हैं ना। फिर देखिए, दूसरा नंबर जो पूछता है, जैसे हमने उदाहरण में देखा, राम के पास श्याम से 2 पेन अधिक है। यह किस प्रकार का प्रश्न है, तो आप कह सकते हैं यह जो प्रश्न है तुलनात्मक जमा में आएगा। फिर आ गया तुलनात्मक घटा। देखिए, तुलनात्मक घटा क्या है, बस वही, जब ए के पास बी की तुलना में
यक्स वस्तु कम हो, यक्स वस्तु कम हो तो उसे तुलनात्मक घटा कहा जाता है। देखिए यह तुलनात्मक घटा क्या हुआ, जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु कम हो तो उसे क्या कहेंगे, तुलनात्मक घटा कहेंगे। जैसे यहां उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं राम के पास श्याम से 2 पेन कम है। यानी जब कहा गया कि राम के पास श्याम से 2 पेन अधिक है तो यह तुलनात्मक जमा है। लेकिन जब यह कहा जाए कि राम के पास श्याम से 2 पेन कम है तो यह क्या है, तुलनात्मक घटा है। यानी कि तुलनात्मक जमा किसे कहेंगे, जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु अधिक हो तो उसे तुलनात्मक जमा कहते हैं, तथा जब ए के पास बी की तुलना में यक्स वस्तु कम हो तो उसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। और सीटेट में यहां से प्रश्न बन जाता है तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा से। ठीक, आइए अब देखते हैं व्यवकलित जमा और व्यवकलित घटा क्या है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यानी जब कहा जाए कि राम के पास श्याम से 2 पेन अधिक है, तुलनात्मक जमा, या मोहन के पास सोहन से 2 पेन अधिक है तो तुलनात्मक जमा। लेकिन जब कहा जाए कि नहीं, राम के पास श्याम से 2 पेन कम है, या मोहन के पास सोहन से 2 पेन कम है, तो आप इस चीज को क्या कहेंगे, तुलनात्मक घटा कहेंगे ना। अब देखिए जो पूछा जाता वह है व्यवकलित जमा या व्यवकलित घटा क्या है। आपको प्रश्न भी करवाएंगे कैसे कैसे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। देखिए अगला जो है वह है व्यवकलित जमा। व्यवकलित यानी तीसरा नंबर व्यवकलित जमा। अब देखिए व्यवकलित जमा क्या होता है, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है या यक्स वस्तु अधिक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे यह व्यवकलित जमा क्या है, जैसे अगर हम कहें कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यवकलित जमा कहेंगे ना। जैसे देखिए उदाहरण समझिए, जैसे इसे हम लिख सकते हैं, जब ए के पास, या इसको और थोड़ा सा, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है तो उसे व्यवकलित जमा कहते हैं। यानी जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु क्या है, अधिक है, तो
तो उसे हम व्यवकलित जमा कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, अगर कहा जाए राम के पास 10 पेन, ठीक, राम के पास 10 पेन है, जबकि श्याम के पास 8 पेन है। जब कहा जाए कि राम के पास 10 पेन है तथा श्याम के पास 8 पेन है, या जबकि श्याम के पास 8 पेन है, तो बताइए राम के पास श्याम से कितनी पेन अधिक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, व्यवकलित जमा कहेंगे। यानी जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवकलित जमा कहते हैं ना। जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवकलित जमा कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि राम के पास 10 पेन है जबकि श्याम के पास 8 पेन है, तो बताइए राम के पास श्याम से कितनी पेन अधिक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, व्यवकलित जमा कहेंगे ना। लेकिन चौथा नंबर जो आता है वह है व्यवकलित घटा। अब देखिए व्यवकलित घटा किसे कहेंगे, बस इसी का थोड़ा सा उल्टा। जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु कम है, तो उससे व्यवकलित घटा कहते हैं। देखिए जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु कम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवकलित घटा कहते हैं ना। क्या कहा जाए, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु कम है, तो इसे हम व्यवकलित घटा कहते हैं ना। यानी व्यवकलित जमा क्या था, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु अधिक है, तो यह व्यवकलित जमा। लेकिन जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तु कम है, तो यह हो जाएगा व्यवकलित घटा। जैसे देखिए यहां भी उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि राम के पास 8 पेन है, राम के पास 8 पेन है, जबकि श्याम के पास 10 पेन है, तो बताइए राम के पास श्याम से कितनी पेन कम है। यह क्या हो गया, व्यवकलित जमा हो गया। यानी जब कहा जाए, जैसे उदाहरण दे दिया जाए
कि राम के पास 10 पेन है जबकि श्याम के पास 8 पेन है, तो बताइए राम के पास श्याम से कितनी पेन अधिक है, तो यह व्यवकलित जमा हो जाएगा। लेकिन व्यवकलित घटा क्या होगा, जब यह कहा जाए कि राम के पास 8 पेन है, राम के पास 8 पेन है जबकि श्याम के पास 10 पेन है, तो बताइए राम के पास श्याम से कितनी पेन कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यवकलित घटा कहते हैं। सही है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्यवकलित जमा और व्यवकलित घटा से ना। आइए अब देखते हैं समुच्चयन क्या है, और समुच्चयन काफी महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट में रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे गए हैं, जिसका नाम है समुच्चयन। यानी 5वां नंबर जो है वह है समुच्चयन। अब देखिए समुच्चयन क्या है। समुच्चयन किसे कहते हैं, देखिए समुच्चयन से तात्पर्य संग्रह से होता है, यानी समुच्चयन का तात्पर्य किससे है, संग्रह से है। यानी जब ए वस्तु में कोई बी वस्तु मिला दी जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके पूर्ण योग को ही समुच्चयन कहते हैं। ठीक है। जैसे ए वस्तु में जब हमने कोई बी वस्तु मिला दिया तो इसके पूरे योगफल को हम क्या कहते हैं, समुच्चयन कहते हैं। और यह काफी महत्वपूर्ण लाइन है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। समुच्चयन का तात्पर्य समुच्चयन का तात्पर्य किससे, संग्रह से है। समुच्चयन का तात्पर्य किससे है, संग्रह से है। यानी जब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दी जाए तो उसका संपूर्ण योगफल समुच्चयन कहलाता है। समुच्चयन क्या हो गया, देखिए समुच्चयन का तात्पर्य किससे है, संग्रह से है। यानी कि जब कहा जाए आपसे कि जब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दी जाए तो उसका संपूर्ण जो योगफल कहलाता है वह समुच्चयन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे पूछा जाता है, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, एक टोकरी में 5 आम थे या आम था, उसमें 7 आम और मिला दिया गया। और मिला दिया गया, यानी एक टोकरी में 5 आम था, उसमें 7 आम और मिला दिया गया का संपूर्ण योगफल समुच्चयन कहलाएगा। देखिए एक टोकरी में 5 आम था, उसमें 7 आम और मिला दिया गया, तो इसका
जो संपूर्ण योगफल है वह क्या कहलाएगा? समुच्चयन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया समुच्चयन। अब देखिए एक और रह गया जिसका नाम है छठा नंबर, संवर्धन। अब देखिए संवर्धन को थोड़ा सा समझते हैं। संवर्धन क्या है? तो जैसे अगर कहा जाए संवर्धन का जो अर्थ होता है वह वृद्धि से होता है, यानी संवर्धन का जो तात्पर्य होता है, संवर्धन का तात्पर्य वृद्धि से है। संवर्धन का तात्पर्य किससे है? वृद्धि से है। जबकि समुच्चयन का तात्पर्य किससे है? संग्रह से है। ठीक, संवर्धन का तात्पर्य किससे है? वृद्धि से है। यानी जब ए वस्तु में यक्ष की वृद्धि हो जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो वह समुच्चयन वह संवर्धन कहलाता है। संवर्धन क्या कहलाएगा? संवर्धन का तात्पर्य वृद्धि से है, यानी जब ए वस्तु में यक्ष की वृद्धि कर दी जाए तो यह संवर्धन कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे में 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी का मिलाना। 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी का मिलाना, यह क्या कहलाएगा? संवर्धन कहलाएगा। यानी समुच्चयन का तात्पर्य संग्रह से है, यानी जब ए वस्तु में कोई बी वस्तु मिला दी जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चयन कहेंगे ना। जैसे एक टोकरी में 5 आम थे, उसमें 7 आम और मिला दिया गया तो इसका योगफल क्या कहलाएगा? समुच्चयन कहलाएगा। लेकिन संवर्धन में क्या होगा? संवर्धन का तात्पर्य वृद्धि से है, यानी जब ए वस्तु में यक्ष की वृद्धि कर दी जाए तो वह क्या कहलाता है? यक्ष की वृद्धि कर दी जाए तो वह संवर्धन कहलाता है। जैसे 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी का मिलाना, क्या कहलाएगा? संवर्धन कहलाएगा। तो देखिए जो हमने अभी 4-6 चीजों को पढ़ा, सबसे पहले नंबर पे आपने पढ़ा था तुलनात्मक जमा, फिर तुलनात्मक घटा, फिर व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, समुच्चयन और संवर्धन। इतना हम लोगों ने पढ़ा था ना। और यहां से क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इस पर आधारित देखिए जो प्रश्न पूछा जाता है, सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, आइए उस प्रश्न की हम बात कर। देखिए सीटेट 2016 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि कक्षा 2 के एक शिक्षक ने योग या जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। मतलब कक्षा 2 का एक शिक्षक है जो योग या जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। अब क्या प्रश्न दिया कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। ठीक, एक टोकरी में कितने सेब? 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी का से संबंधित है? देखिए कक्षा 2 के एक शिक्षक ने योग या जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में कितने सेब? 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? तो देखिए संवर्धन से संबंधित है,
तो नहीं, क्योंकि संवर्धन का अर्थ क्या था? तो संवर्धन का जो अर्थ था वह था वृद्धि। यही था ना, कि जैसे कोई वस्तु ए वस्तु में जब यक्ष की वृद्धि हो जाती है तो उसे संवर्धन कहते हैं। यानी जैसे हमने उदाहरण देखा था कि 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल देना, संवर्धन है। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना, यहाँ अलग करने की कोई बात ही नहीं है। योग की पुनरावृत्ति, क्या योग की पुनरावृत्ति हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। और समुच्चयन, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, समुच्चयन। और यह सीटेट 2016 में पूछा गया था। यानी कि अभी उदाहरण हमने पढ़ा था ना कि जब एक टोकरी में 5 आम हों और 7 आम हमने और मिला दिया तो उनका योगफल क्या कहलाएगा? समुच्चयन कहलाएगा ना। देखिए प्रश्न वही है, एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और मिला डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का जो शाब्दिक प्रश्न है वह किस श्रेणी में आएगा? समुच्चयन श्रेणी में आएगा ना। तो देखिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।